Hi, dear learners, B.Ed students. Today we are back with another topic, which is transmission of values in children. अभी इस टॉपिक से पहले जो हमने टॉपिक किया था वो टाइप्स ऑफ पेरेंटिंग स्टाइल्स पे किया हुआ था, लेकिन बीच में एक टॉपिक है ट्रांसमिशन ऑफ एक्सपेक्टेशंस। कुछ टॉपिक्स जो हैं हम अलग प्लेलिस्ट में डालेंगे, B.Ed असाइनमेंट प्लेलिस्ट में, लेकिन अभी हम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे फोकस करेंगे। So let's study today's topic transmission of values in children. बच्चों में वैल्यूज का कैसे ट्रांसमिशन प्रोसेस होता है, इसके पीछे कैसे साइकोलॉजिकल चीजें हैपन हो रही हैं हमारे अराउंड एंड सराउंड, हमारे आसपास सोसाइटी में, ये चीज हम समझने वाले हैं। और जो हम सोचते हैं जैसा कि सिर्फ बड़ों को ही, पेरेंट्स, एल्डर्स, टीचर्स को ही जो है कि जो प्रोसेस है वैल्यूज ट्रांसमिशन का, कि सिर्फ वो टीचर्स, एल्डर्स और पेरेंट्स से ही, बड़ों से ही चिल्ड्रन में जाता है, ऐसा नहीं है। अभी हम आगे समझने वाले हैं कि ये बाई डायरेक्शनल है, बच्चों से भी बड़ों में जाता है वैल्यू सिस्टम, फ्रॉम चिल्ड्रन टू पेरेंट्स। तभी एक सोसाइटी सही मायने में ग्रो करती है, जब ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज जो है बाई डायरेक्शनल प्रोसेस बनता है। चलो अब हम थोड़ा सा सिलेबस वाइज पढ़ लेते हैं। इस पेज पे, पेज 1 पे आपको ट्रांसमिशन का मतलब पता है, वैल्यूज का मतलब बताया हुआ है। मतलब ट्रांसमिशन क्या होता है, सिर्फ ट्रांसफर ही है, एक नॉर्मल ट्रांसफर करना किसी चीज का, किसका, वैल्यूज का। वैल्यूज क्या बताई गई हैं कि वैल्यूज क्या होती है, राइट और रॉन्ग जो बिलीव्स होते हैं उसके बीच को कैसे हम डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनको कैसे अलग अलग हम अपने माइंड में समझते हैं, तो उस चीज को हम वैल्यूज फॉलो करना कहते हैं। ठीक है। और वैल्यूज और क्या हो सकती है कि लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है, कैसे हमें कोई एक्टिविटी या हमें सोसाइटी में आगे बढ़ना है या लाइफ में आगे बढ़ना है, आइदर एज एन इंडिविजुअल और एज अ फैमिली और एज अ कम्युनिटी और एज अ सोसाइटी, हमें आगे कैसे बढ़ना है, या हमें कोई पर्टिकुलर कुछ काम कैसे करना चाहिए, प्रोसेस कैसे करना चाहिए। मतलब कि एक एज एन इंडिविजुअल मीन्स कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए भी, चाहे आप एक की बात करो चाहे आप अनेकों की बात करो, मतलब कि एक फैमिली है तो कई लोग होंगे, कम्युनिटी है तो और ज्यादा लोग होंगे, सोसाइटी है तो मैं एज अ होल सोसाइटी की बात। ठीक है। तो ये पेज पे तो डेफिनेशन, एक मीनिंग सा समझाया है। चलिए आगे बढ़ते हैं पेज 2 पे। पेज 2 में हमारा यही बताया गया है कि जो वैल्यूज का ट्रांसमिशन का प्रोसेस होता है ये बाई डायरेक्शनल प्रोसेस है एक्चुअली। इसमें पेरेंटल इन्फ्लुएंस तो होता है बच्चों पे, और बच्चों का इन्फ्लुएंस भी होता है पेरेंट्स पे। और फिर सेकंड पॉइंट में यही बताया हुआ है कि ये यूनिडायरेक्शनल होता है एक्चुअली मोस्ट मॉडल्स में, कि मतलब पेरेंट्स या बड़े लोग ही बच्चों पे ज्यादा इन्फ्लुएंस करना चाहते हैं, ज्यादा वैल्यू सिस्टम को ट्रांसमिट करना चाहते हैं। बाई डायरेक्शनल प्रोसेस नहीं बन पाता है, बच्चों से बड़ों में नहीं जा रहा है, ये नहीं जाता है, मतलब मोस्ट मॉडल्स में ऐसा ही हो रहा है प्रैक्टिकल लेवल पे। तो लेकिन एक्चुअली में आगे इस टॉपिक में यही समझाया गया है कि जब ये बाई डायरेक्शनल होता है, कम्युनिकेशन बेस्ड पे होता है, बच्चे भी अपनी वैल्यू सिस्टम पेरेंट्स बड़ों में आगे ट्रांसमिट कर रहे हैं, और एक ओपन कम्युनिकेशन कल्चर है जहाँ पे रीजनिंग होता है, तो वही जहाँ पे बच्चों को बिना पनिशमेंट या रिवॉर्ड के का लालच दिखाए, बिना कोई वैल्यू सिस्टम जो प्रोवाइड किया जाता है, वो ज्यादा स्टेबल सिस्टम होता है। उससे ज्यादा सोसाइटी स्टेबल होती है, कि बजाय कोई चीज इम्पोज की जाए बच्चों पे, कि सिर्फ एल्डर्स बोल रहे हैं कि ऐसा ही करना है, ऐसा ही होना जाना है। ओके। और फिर बच्चों के कुछ वैल्यूज जो हैं वो पेरेंट्स नहीं अपना रहे हैं, या कोई बिलीव्स हैं उनके राइट बिलीव्स, वो टीचर्स या स्कूल में नहीं अपनाया जा रहा है, तो इस तरीके से सोसाइटी में वो उतनी ग्रोथ या स्टेबिलिटी नहीं देखी जाती, क्योंकि एक बच्चों पे इम्पोज वाला तरीका ज्यादा देखा जाता है। सो इसमें यही बताया कि बाय डायरेक्शनल प्रोसेस है, बट मोस्ट ऑफ द मॉडल्स यूनिडायरेक्शनल ही होते हैं। बट पेरेंट्स के एक्सपेक्टेशंस, रूल्स या एटीट्यूड्स जो है इंटरनलाइज करता है बच्चा, मतलब ऐसे एक्सपेक्टेशन रहती है कि बच्चा ही, ऐसे एजम्पशन रहती है बच्चा ही उन चीजों को इंटरनलाइज करेगा। और साइकोलॉजिस्ट क्या बिलीव करते हैं कि जो हमारा, यही जो बच्चे ज्यादा सेल्फ जनरेटेड हैं,
जो ऑटोनमस हैं, जो इस स्थिति में है कि वो अपने ऊपर अपने आप को समझा सके कि ये वैल्यू क्यों इम्पोर्टेंट है, या सेल्फ इमोशन रेगुलेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, वो ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये साइकोलॉजिस्ट यहाँ पे बता रहे हैं, उनका ट्रेडिशनल बिलीफ बता रहे हैं। तो चलिए पेज नेक्स्ट 3, कि इसमें यही बताया कि रादर देन इम्पोज्ड बाय एजेंट्स ऑफ सोशलाइजेशन, साइकोलॉजिस्ट यही कह रहे हैं कि बजाय कि सोशलाइजेशन के एजेंट्स इम्पोज करें कोई चीज, तो बच्चों को सेल्फ चूजन, सेल्फ रेगुलेटेड अगर वो चीज अपनाते हैं कोई, और उन्हें उस चीज की वैल्यू है, उन्हें उस चीज की समझ है, अंडरस्टैंडिंग है, और उस चीज को अपना रहे हैं अपनी लाइफ में अप्लाई करें, तो वो ज्यादा उनके ऊपर कारगर साबित है, उनकी लाइफ के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर, बजाय कि सोशलाइजेशन के कोई एजेंट्स उनके ऊपर इम्पोज कर रहे हैं। अब एजेंट्स का क्या मीनिंग है सोशलाइजेशन के? जैसे हमने पढ़ा था कि फैमिली यूनिट होती है, एजुकेशन यूनिट में स्कूल होता है, फ्रेंड्स ग्रुप होता है, पीयर ग्रुप होता है, तो ये सब सोशलाइजेशन के एजेंट्स बोले गए हैं यहाँ, कि उनके द्वारा इम्पोज की जाने से बेहतर चीज क्या है? सेल्फ रेगुलेशन, सेल्फ फाइंडिंग, सेल्फ अप्लाइंग एंड सेल्फ अंडरस्टैंडिंग अबाउट थिंग्स एंड वैल्यूज। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में बताया गया है कि अ, लेकिन क्या हो रहा है, जो एक्सटर्नल सर्वेलेंस के थ्रू, मतलब कि कोई रिवॉर्ड दिया जा रहा है या पनिशमेंट का फियर दिया जा रहा है, तो उससे भी जो हम मतलब वैल्यू सिस्टम एस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो लेकिन वहां पे वही बात है कि वो इफेक्टिवली जो है ट्रांसमिट नहीं होती वैल्यूज, या वो स्टेबल नहीं होती। मतलब हम ये देखते हैं कि एक बार तो बच्चे को रिवॉर्ड का लालच दिखा के या पनिशमेंट का डर दिखा के उनसे कुछ हम सच बोलने के लिए करवा सकते हैं, ईमानदारी से कोई काम करवाने को कह सकते हैं, उनके अंदर वो वैल्यू डाल सकते हैं। लेकिन जब वो उनके ऊपर सर्वेलेंस हट जाता है, तो वो इफेक्टिव नहीं रहती चीज। मतलब कि कोई उनको देखने वाला नहीं है, उनको ऐसा लग रहा है हमें कोई नहीं देख रहा है, कोई टीचर भी नहीं है देखने को, कोई पेरेंट्स नहीं है देखने को, कोई एल्डर सिबलिंग नहीं देखने को, तो अब हम ये काम कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? वो वैल्यू परमानेंट बच्चे में नहीं गई, राइट? वो कुछ टेम्परेली टाइम के लिए ड्यू टू रिवॉर्ड सिस्टम, ड्यू टू पनिशमेंट फियर वो चली गई उसके अंदर, और उसने उस चीज को थोड़ी देर के लिए अपना लिया और कर लिया। अब बाकी चीजें और क्या बता रहा है इस पे, कि पेरेंटिंग की अप्रोचेस किस तरीके के फीलिंग्स इंड्यूस कर रहा है बच्चे में, मतलब कि इंडिपेंडेंस अगर कर रहा है, तो उसके बच्चे की एक अटोनमस फीलिंग्स को रिस्पेक्ट कर रहा है, या रीजनिंग से आगे बढ़ रहा है, कम्युनिकेशन से आगे बढ़ रहा है, तो वो एक ट्रांसमिशन प्रोसेस का एक अच्छा फैसिलिटेशन हो सकता है, मतलब एक अच्छा तरीका है वैल्यूज को बच्चे में डाल। अब इस पेज 4 में भी क्या बताया गया है, कि एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे हमने पिछले पेरेंटिंग स्टाइल्स पढ़े थे, आपको याद हो तो, अथॉरिटेरियन एंड अथॉरिटेटिव, कि क्या क्या डिफरेंस। अथॉरिटेरियन तो स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग के बिना कोई रीजनिंग के, बस तुम ये बात मानो। ओके, अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग में कि लाइक बात करो, ओपन कम्युनिकेशन रखो, क्वेश्चंस पूछो, और लेकिन उस चीज के आप कॉन्सिक्वेंसेस भी बताओ, थोड़ा बहुत डांटो भी अगर जहाँ जरूरत है। लेकिन अथॉरिटेटिव में लाइक स्ट्रिक्ट पेरेंटिंग, तो वो चीज बताई गई थी सारी। तो इसमें यही बताया गया है कि इसलिए ही अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज में उतनी सपोर्टिव नहीं रहती, क्योंकि वो बच्चे को एक्चुअली में इनकरेज करने के लिए फेल होती है। मतलब इट इज फेलिंग टू एनकरेज द चाइल्ड्स फीलिंग ऑफ ऑटोनॉमी, कि उसकी अपनी फीलिंग्स को कोई रिस्पेक्ट नहीं मिलती, उसके अपने ऑटोनमस पर्सनैलिटी को जो है कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिलती, तो एनकरेजमेंट नहीं मिलता। तो इसलिए अथॉरिटेरियन पेरेंटिंग जो है जस्ट एक इम्पोज ही करती है चीजों को, स्टैंडर्ड्स को, वैल्यूज को। और यही अथॉरिटेटिव पेरेंटिंग की बात करें, तो उसमें हाई डिमांड्स होती हैं मैच्योरिटी की, रीजन करने की विलिंगनेस होती है, नेगोशिएशन होते हैं फैमिली इन्वायरमेंट में। लेकिन उसमें वही है कि वो बच्चे को सेल्फ जनरेशन, सेल्फ रेगुलेशन ऑफ फीलिंग्स के प्रति जो है मोटिवेट करती है, मतलब कि वो अपनी फीलिंग्स को सेल्फ जनरेट करे, सेल्फ रेगुलेट करे। तो इसलिए यहाँ वो चीज पेरेंटिंग स्टाइल के थ्रू बताया गया है। अब इसमें क्या बताया गया, इंटरजेनरेशनल ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज, पेज 5 पे, कि इंटरजेनरेशनल कैसे हो रहा है। मतलब कि फैमिली की बहुत सारी चीजें जो है डिपेंड करती है कि फैमिली का बैकग्राउंड क्या है, फैमिली की मान इज्जत, जैसे आप ये सब ना फिल्मी डायलॉग नहीं है, तो थोड़े बहुत
कि जब जैसे कई बार पेरेंट्स बोलते हैं ना, तुमने हमारी इज्जत का ख्याल नहीं किया, लाइक दे आर कमिंग फ्रॉम सम बैकग्राउंड, दे आर कमिंग फ्रॉम सम एजुकेशन बैकग्राउंड, दे आर कमिंग फ्रॉम सम प्रेस्टीज विच हैज बीन bestowed upon them on as a blessing from their elders and ancestors, मतलब उनका कोई खानदानी कोई चीज है। तो वो इस तरीके से और बच्चे को समझाने की कोशिश करते हैं कि हमें ये प्राप्त हुआ है एज अ ब्लेसिंग, हमें ये प्राप्त हुआ है एज अ प्रिविलेज, सो वी कांट स्पॉइल दैट और वी कांट डिमीन दैट। तो हमें इसे ग्रोथ की साइड पे ले जाना है, मतलब उस तरीके से। इसीलिए फैमिली कैरेक्टरिस्टिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है कि उनकी एजुकेशन क्या है, उनका ऑक्यूपेशन क्या है। इसलिए आपने ये सब डिस्कशंस होते सोसाइटी में देखा होगा कि जो वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं, जो नॉन वर्किंग पेरेंट्स हैं उनके बच्चे कैसे होते हैं। मतलब इसलिए ये सोसाइटी डिवाइडेड है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये बैकग्राउंड जो है इट्स प्लेइंग अ रोल इन ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज इन द चिल्ड्रन। ठीक है। हालांकि इफ आई टॉक अबाउट माई पर्सनल परस्पेक्टिव, but I think like parenting is something very common. This parenting feeling is very common if we understand, like as a together unit as a parents about a child. आई थिंक बहुत सारी चीजें कॉमन भी होती हैं, ऐसा नहीं है कि सब कुछ काफी डिफरेंट हो जाता है बैकग्राउंड और एजुकेशन को लेके। somehow we parents can relate to each other, but at the same time still sometimes parents are so stuck in their own world of their occupation and their education and their background, that maybe they can't relate to other parents, maybe their parenting get different from each other। तो चलो अभी यहाँ पे बात करें, बहुत ज्यादा हम पर्सनल पर्सपेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है। तो फैमिली बैकग्राउंड अलग होता है, उनका ऑक्यूपेशनल टास्क, उनका सेक्टर अलग अलग होता है, तो उसकी वजह से ट्रांसमिशन ऑफ वैल्यूज अलग अलग या अलग अलग ट्रांस मतलब प्रोसेस अलग अलग हो सकता है कि वैल्यूज का ट्रांसमिशन कैसे होगा बच्चे के अंदर। ठीक है। अब क्या होता है कि हर एक के वर्क एक्सपीरियंसेस जो होते हैं, अब हम यहाँ पेरेंट्स या एल्डर्स की बात करें, फैमिली मेंबर्स की, तो उनका इंडिविजुअल वर्क एक्सपीरियंस है जिसकी वजह से उनके वैल्यूज इन्फ्लुएंस होते हैं, या वो अपने बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना चाहते हैं, या किस तरीके से उनको आगे बढ़ाना चाहते हैं लाइफ में, या उन्होंने उसके लिए क्या एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, या उनकी खुद की पेरेंटिंग स्टाइल्स और प्रैक्टिसेस डिफरेंट हो जाती है। क्योंकि अब मैं अगर एग्जांपल यहाँ पे दूं, तो यस, पेरेंटिंग स्टाइल एंड प्रैक्टिसेस is very different when I observe people around me। मीन्स अगर एक पेरेंट मेरे आसपास टीचर है, तो उसको अब उसका अपने बच्चे को हैंडल करने का तरीका बहुत अलग था। और यही कोई पेरेंट बैंक में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, जहाँ वो 10 से 5 की जॉब करके आते हैं, और टीचर एक 10 से 2 वो सॉरी 7 से 2 की जॉब करके वापस आ रहे हैं, तो अलग अलग पर्सपेक्टिव चला जाता है। क्या पर्सपेक्टिव चला जाता है, एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा रही हूँ कि टीचर मान लो 7 बजे गया है, कोई 2 बजे आया है, तो अब 2 बजे के बाद वो अपने बच्चे के साथ अवेलेबल है, राइट। तो उसकी प्रैक्टिस पेरेंटिंग प्रैक्टिस कुछ डिफरेंट हो सकती है, उसका स्टाइल डिफरेंट हो सकता है। और यही चीज कोई पेरेंट्स हैं जिनकी लॉन्ग जॉब है, दे आर डॉक्टर्स, दे आर इंजीनियर्स, दे आर बैंकर्स, एंड दे आर स्पेंडिंग टाइम लाइक 9 to 7 समटाइम्स। अगर आप डॉक्टर की देखो तो शिफ्ट्स होती है, इमरजेंसी शिफ्ट होती है, तो उनके बच्चे के प्रति उनकी पेरेंटिंग प्रैक्टिसेस या समय बिताने का तरीका, क्वालिटी टाइम, दिस बिकम वेरी डिफरेंट। तो आप इस एग्जाम्पल से अंदाजा लगा सकते हो कि कैसे अलग अलग टाइप का इंटरेक्शन हो सकता है किसी पेरेंट्स और चिल्ड्रन में, डिफरेंस बिटवीन ड्यू टू डिफरेंट आई मीन वर्क एंड ऑक्यूपेशन ऑफ पेरेंट्स। तो इसमें ये चीज एग्जाम्पल में ये भी समझाई गई है कि जो मैथ्स और साइंस बैकग्राउंड से आ रहे हैं जो पेरेंट्स, तो वो रैशनल और लॉजिकल थॉट और